मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो यहाँ पे नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे दोनों लॉ देख लिए थे। मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे दो लॉ था और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लॉ है वो है दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऑन द बेसिस ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस कल के क्लास में मैंने आपको डाई हाइब्रिड के बारे में बता दिया था, जिसको हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो याद करना है, दैट इज द 9:3:3:1। और वहीं जीनोटिपिक रेशियो एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, डायग्राम सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो उसका रेशियो जो था 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। मेंडल ने क्या यूज किया था? मैथ। मेंडल ने क्या यूज किया? मैथ। और मैथ यूज करके इजिली उन्होंने मेंडल ने बता दिया था कि हमारे पास डायरेक्टली देखो बिना इतना मेहनत किए डायरेक्टली उन्होंने क्या कर दिया था, मोनोहाइब्रिड से डाई हाइब्रिड का रेशियो बता दिया था। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाई हाइब्रिड के बेसिस पे हमारे पास क्या है कि मेंडल का थर्ड लॉ है। मेंडल का कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का नाम ही याद रखना सबसे पहले। तो क्या होता है मेंडल थर्ड लॉ? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे आप इसको समझने के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट चाहिए, सिर्फ ध्यान से सुनना है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताता है कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और क्या होता है? रिसेसिव कैरेक्टर होता है ना। और डोमिनेंट के लिए हमारे हमारे पास 2 एलील है और रिसेसिव के लिए भी हमारे पास क्या है? 2 एलील है। अगर होमोजाइगस कंडीशन होगा तो ऑलवेज रिसेसिव होगा, और हेट्रोजाइगस में भी डोमिनेंट हो सकता है और होमोजाइगस में भी डोमिनेंट हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो वापस अब इस पे हम लोग आते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 डोमिनेंट कैरेक्टर ले लो, कोई भी 2 डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर जब उसका गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब उस इंडिविजुअल का गैमेटोजेनेसिस होगा स्पर्म या ओवम में, स्पर्म सेल्स एक्चुअली मियोसिस के बाद बनता है, तो यानी उसकी जो मम्मी सेल है, जो मदर सेल है, उसके अंदर मियोसिस होता है। स्पर्म के अंदर मियोसिस नहीं होता है, ओवम के अंदर मियोसिस नहीं होता है। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया और ऊगोनिया के अंदर मियोसिस होता है। ये भी एक कॉमन मिस्टेक होता है, स्पर्म नहीं, स्पर्म के अंदर मियोसिस नहीं होता है भाई। स्पर्म जिस सेल से बनता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और ओवम जिस सेल से बनता है उसको बोलते हैं oogonia। अब इसके मियोसिस होने के पश्चात आपको क्या ध्यान से समझना है कि डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ जा सकता है, रिसेसिव डोमिनेंट के साथ सकता है, रिसेसिव रिसेसिव के साथ जा सकता है, या रिसेसिव डोमिनेंट के साथ जा सकता है। ये इसकी इंडिपेंडेंस है। इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन कोई भी कैरेक्टर, यानी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है डोमिनेंट के साथ जा सकता है, रेसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट के साथ जा सकता है, डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव के साथ जा सकता है, एंड द लास्ट वन रेसेसिव रेसेसिव के साथ जा सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 कैरेक्टर लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 2 कैरेक्टर लिया था कल के क्लास में डाईहाइब्रिड में। क्या लिया था हमारे पास? कैपिटल वाई और कैपिटल वाई लिया था, और कैपिटल आर लिया था, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो अब सोचो जो कैपिटल आर था वो कैपिटल वाई के साथ जा सकता था। दूसरा सिनारियो, कैपिटल आर था स्मॉल वाई के साथ जा सकता था, या फिर स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ जा सकता था। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और कुछ नहीं है। दिस इज ओनली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये होता कहाँ पे? कल भी मैंने बताया था, फर्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था, मियोसिस में होता है। ये बात क्लियर? मियोसिस के प्रोफेस फर्स्ट के कहाँ पे? डिप्लोटिन में। डिप्लोटिन में पक्का? क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? पैकेटिन में। वेरी गुड। किस में होता है? पैकेटिन में। डिप्लोटिन में नहीं होता, याद रखना है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा सा एक जगह मतलब इनकम्प्लीट या थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलो क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द डाईहाइब्रिड क्रॉस। मैंने अभी बताया, कल भी बताया था। नेक्स्ट, इट स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, segregation of one pair characterized independent of their of another characters या another pair। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे पेयर से कोई मतलब नहीं है, वो किसी के साथ जा सकता है, वो एकदम स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डोमिनेंट डोमिनेंट, रेसेसिव रेसेसिव, डोमिनेंट रेसेसिव और रिसेसिव और डोमिनेंट, ये सब कुछ क्या हमारे पास सेम चीज है। देखो, दिस गैमेट आर प्रोड्यूस इन इक्वल प्रोपोर्शन, ईच अकाउंटिंग फॉर द 25%। दिस इंडिकेट दैट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन ईच पेयर ऑफ अलील कैन सेपरेट इन 2 ways। किस तरीके से होता है? 2 तरीके से हो सकता है। पहला क्या तरीका है? आर सेपरेट विथ वाई, यानी कैपिटल आर सेपरेट विथ वाई एंड स्मॉल आर सेपरेट विथ स्मॉल वाई, प्रोड्यूसिंग गैमेट आर वाई एंड आर वाई। यानी ये दोनों जो था, दिस 2 थिंग्स, ये दोनों था, कैसा था हमारे पास? ये देखोगे तो ये कैसा है? होमोजाइगस। कैसा है भाई हमारे पास? होमोजाइगस है ना। दूसरा,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखो, आर सेपरेट विथ स्मॉल वाई और स्मॉल आर सेपरेट विथ कैपिटल वाई प्रोड्यूसिंग गैमेट आर वाई एंड आर वाई। तो ये दोनों क्या हमारे पास हेटेरोजाइगस। अब इंडिविजुअली देखोगे तो ये कैसा है, डोमिनेंट वाला 25%, ये भी कितना है हमारे पास 25%, ये भी कितना है हमारे पास 25%, और ये भी कितना है हमारे पास 25%। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। ये मान लो हमारे पास हेटेरोजाइगस था, F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन था, इसका गैमेट कैसे बनेगा भाई, तो देख लो, एक कैपिटल आर स्मॉल आर कर लिया, इसके साथ कैपिटल वाई जा सकता है, ये जा सकता है, इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई जा सकता है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो आर वाई क्या है 25%, कैपिटल आर स्मॉल वाई क्या है 25%, स्मॉल आर कैपिटल वाई क्या है 25%, स्मॉल आर स्मॉल वाई कितना हमारे पास 25%। आप देख रहे हो यहाँ पे परसेंटेज भी पूछ सकते हैं, यानी कि जो गैमेट बन रहा है उसकी होमोजाइगस 50%, हेटेरोजाइगस 50%, और इसमें जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है सबका कितना है 25% वेटेज है, सबका कितना है हमारे पास 25% के हमारे पास वेटेज है। ये बात क्लियर है। चलो जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, लेट्स कंसीडर ए सिनारियो वेयर 100 सेल्स विथ ए गैमेट जीनोटाइप, कितने हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर अंडरगो मियोसिस ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। कहाँ पे होता है, ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। कहाँ पे लाइन हो जाता है, मेटाफेज पे लाइन हो जाता है, इक्वेटर पे कहाँ पे होता है, मेटाफेज फर्स्ट पे इक्वेटर पे क्या होता है, लाइन होता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इट हैज बीन मेंशन्ड इन अ फेज ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। एनसीईआरटी में जब तक चेंज नहीं करता है तब तक हमें ऐसे ही मान के चलना पड़ेगा, अनटिल अनलेस, जब तक एनसीईआरटी इवन नए वाले एडिशन में भी चेंज अभी भी नहीं किया है, जब चेंज करेगा तब देखेंगे। और जबकि हमें पता है कि वहां पे कहाँ पे होता है, सेल डिवीजन में लिखा है कि मेटाफेज पे लाइन होता है, जबकि यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, एनाफेज। चलो तो देखते हैं, टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स अलाइन इंडिपेंडेंटली एट द मेटाफेज। ये हमें पता है कि मेटाफेज पे होता है, बट एनसीईआरटी में कहाँ पे लिख दिया है, एनाफेज में लिख दिया। जब तक चेंज नहीं करेगा आपको ये लाइन करेक्ट ही मानना है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट, रिजल्टिंग इन टू इक्वल पॉसिबिलिटीज, कितने पॉसिबिलिटीज आएगा, टू इक्वल। जस्ट ये एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया है, अंडरस्टैंड करने के लिए। आप यहाँ पे ध्यान से समझो, मान लो ये कितने सेल है भाई, 100 सेल है। ये क्या हमारे पास देखो, दिस वन क्या है, ठीक है चलो हटा दो, ये क्या हमारे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बात क्लियर। अब इसके बाद से यहाँ से देखो 50 सेल्स ये बनेगा, 50 सेल्स ये बनेगा, तो यहाँ पे देख रहे हो ये क्रोमोसोम कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये क्या है कैपिटल वाई, ये क्या है कैपिटल आर, ये क्या हमारे पास स्मॉल आर। तो यहाँ से देख रहे हो 100 कैसे बनते हैं गैमेट्स, 100 गैमेट्स हमें पता है एक सेल से कितना बनता है 4, तो 100 सेल से कितना बनेगा 400। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, 100 गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाले, और बाकी इसके साथ ये भी तो जा सकता है, ये क्रॉस में देखो इस तरीके से, जब ये क्रॉस में गया तो 100 गैमेट कैसे बने, कैपिटल वाई स्मॉल आर वाले। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखो कैपिटल वाई था, ये स्मॉल आर हो गया, ये क्या हो गया कैपिटल आर हो गया। तो यहाँ पे देखो कैपिटल वाई स्मॉल आर 100 गैमेट्स, कैपिटल वाई कैपिटल आर कितना हो गया हमारे पास, डेट स्मॉल वाई और कैपिटल आर कितना हो गया 100 गैमेट्स। तो कुल मिला के जो मैंने शुरू के 2-3 लाइन बोला वही है। अब उसको चाहे 2 पेज में लिख लो चाहे 1 पेज में, लेकिन समझना क्या था आपको, डोमिनेंट डोमिनेंट रिसेसिव रिसेसिव, रिसेसिव डोमिनेंट और डोमिनेंट रिसेसिव के साथ। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ आप यहाँ पे देखो, क्योंकि डायरेक्टली कई बार एनसीईआरटी में जो शुरू के 3 लाइन लिखा है ना डायरेक्टली यहाँ से स्टेटमेंट आपको दे देता है, दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इसको पढ़ने के लिए मुश्किल से 2 लाइन आपको याद रखना था। ये बात क्लियर है। बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने को पड़ सकता है, बट बोर्ड एग्जाम देखो 1 पेज भर सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन आप देख रहे हो 2 पेज लिखा गया ना यहाँ पे, जिसका कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, और उसी चीज का ये डायग्राम के नीचे लिख दिया, इसका भी कोई ज्यादा सेम ही चीज लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। क्या देखते हैं हम लोग, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। किस चीज का, द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस हमको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको नीट में पूछता है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और समझना है कि हाउ इट्स वर्क, जिसमें से कुछ बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जहां पे मैंने बताया था अगर हेटेरोजाइगस में है एक भी डोमिनेंट एलील है तो क्या एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब दोनों क्या हो, स्मॉल में यानी कि रिसेसिव फॉर्म में हो। चलो तो पहला है
एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट, हमें पहले से पता है। दूसरा, इन हेट्रोजाइगस देयर आर टू टाइप ऑफ एलील्स, हेट्रोजाइगस में कितने एलील्स होते हैं? दो टाइप। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। ये भी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप ये चैप्टर में बच्चों को ये टफ लगता है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन देखो इसमें बहुत कम चीजें लिखना है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है बहुत कुछ, अब बुक्स में इससे भी ज्यादा लिखा हुआ है, लेकिन वो जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मेंशन है वहां से डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन आप देखोगे याद रखने वाला चीज सेम है, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ तक देखो। अब यहाँ पे दिस बोथ लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है अनमोडिफाइड या नॉर्मल फंक्शनिंग एलील, इट इज जनरली डोमिनेंट एंड रिप्रेजेंट ओरिजिनल फिनोटाइप। यानी कि जो हमें डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो डोमिनेंट एलील है उसको हम लोग मान के चलेंगे वो क्या हमारे पास अनमोडिफाइड है। कैसे हमारे पास अनमोडिफाइड है और वाइल्ड फॉर्म है, उसको एक और नाम से जानते हैं, वाइल्ड फॉर्म बोलो, अनमोडिफाइड बोलो, ओरिजिनल बोलो। यानी कि डोमिनेंट एलील क्या क्या हो सकता है? अनमोडिफाइड है, पहला क्या हो गया? अनमोडिफाइड है, वो क्या हमारे पास वाइल्ड फॉर्म हो सकता है, ओरिजिनल फॉर्म बोल सकते हैं। ये बात क्लियर। दूसरा, मॉडिफाइड अलील जो चेंज आ गया, जिसके अंदर सम चेंज आ गया बाय द एनी रीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेसिव मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? रिसेसिव। और जो डोमिनेंट को हमें पता है कैपिटल, और रिसेसिव को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इस दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे कैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेता है उसको आपको ध्यान से समझना है। मैंने बताया था अनमोडिफाइड कैसा होता है? डोमिनेंट, यानी उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, वो कैसा कैरेक्टर है? ओरिजिनल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? ओरिजिनल कैरेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, फिर इन दोनों केस को समझेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया, कंसीडर ए जीन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। मान लो कोई जीन है, एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी जीन है, मान लो कोई एक क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, न्यूक्लियेज एक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को डिसइंटीग्रेट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यूक्लियेज किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए और आरएनए। मान लिया। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल अलील ऑफ दैट जीन प्रोड्यूस ए नॉर्मल एंजाइम। जो नॉर्मल अलील होगा, जो नॉर्मल एलील होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? नॉर्मल एंजाइम करेगा। जबकि मॉडिफाइड अलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, मॉडिफाइड एलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ थ्री सिनेरियो। पहला, जो नॉर्मल है वो तो करेगा ही करेगा ना, डोमिनेंट वो करेगा तो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। लेकिन जो हमारे पास मॉडिफाइड है, यानी मॉडिफाइड क्या होता है? रिसेसिव। अब उसके तीन सिनेरियो है। पहला क्या होगा? या तो वो बहुत कम प्रोड्यूस करेगा, या तो क्या करेगा हमारे पास? कम प्रोड्यूस करेगा, लेस इफिशिएंट एंजाइम, और नॉर्मल तरीके से करेगा। पहला सिनेरियो। दूसरा, ए नॉन फंक्शनल एंजाइम, उसने एंजाइम तो प्रोड्यूस किया बट वो एंजाइम क्या है? इनएक्टिव। बट वो एंजाइम क्या है? इनएक्टिव। एंड थर्ड वन, नो एंजाइम एट ऑल। हो सकता है इतना ज्यादा म्यूटेट हो गया कि उसने कोई भी एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं किया, उसने कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं किया। थ्री चीज हुआ। यानी कि जो नॉर्मल अनमोडिफाइड था वो तो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, लेकिन जो रिसेसिव था यानी कि जो मॉडिफाइड था उसके तीन सिनेरियो है। या तो वो कम प्रोड्यूस करेगा, या तो वो क्या करेगा? कम प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, या फिर वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा बट वो कैसा है? इनएक्टिव। और तीसरा, वो एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। तीसरा, वो एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इन फर्स्ट केस यानी इस पहले केस में क्या है? द मॉडिफाइड अलील विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट। या तो नॉर्मल तरीके से भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? लेस एफिशिएंट। ध्यान से समझो। तो पहला केस में क्या होता है? मॉडिफाइड अलील विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप लाइक अनमॉडिफाइड अलील। मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस लिया था, अब इस न्यूक्लियस को करने के लिए जो जीन था, जो अलील था, जो डोमिनेंट वाला था यानी अनमोडिफाइड वाला था, वो प्रोड्यूस कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो तो करेगा ही करेगा। अब इस केस में मान लो रिसेसिव वाला भी नॉर्मल तरीके से वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या कोई फिनोटाइप पे फर्क पड़ा क्या? नहीं, क्योंकि वो वाला काम कौन कर रहा था? डोमिनेंट वाला कर रहा था। बल्कि अगर तो ये भी नॉर्मल प्रोड्यूस करेगा तो उसको हेल्प ही तो जाके करेगा। यही वजह है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। क्योंकि रिसेसिव का तीन ही पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सा? या तो वो नॉर्मल प्रोड्यूस करेगा या फिर लेस एफिशिएंट, एक ही चीज है। दूसरा, नॉन फंक्शनल एंजाइम, या तीसरा क्या? नो एंजाइम एट ऑल। तो पहले केस में अनमोडिफाइड को जो काम करना था वो करेगा ही। अगर ये भी एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है और वो एंजाइम भी नॉर्मल ही हुआ तो वो भी तो न्यूक्लियस की एक्टिविटी करेगा। जस्ट फॉर मैंने एग्जांपल लिया, वो भी तो किसकी एक्टिविटी करेगा? न्यूक्लियस की एक्टिविटी करेगा। ये बात समझ में आया?
तो वही लिखा है यहाँ पे, द मॉडिफाइड अलील विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप लाइक अनमोडिफाइड अलील। यानी पहले वाले केस में जो मॉडिफाइड अलील विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप लाइक अनमोडिफाइड, यानी रिसेसिव वाला भी किसके तरह एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, जैसा ओरिजिनल था, जैसा अनमोडिफाइड था, जैसा वाइल्ड था, जैसा डोमिनेंट था। ये बात क्लियर। दस मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमोडिफाइड। इसी वजह से जो मॉडिफाइड अलील है किसके तरह काम कर लेगा, अनमोडिफाइड अलील की तरह ही काम करेगा, क्योंकि उसी काम को वो सपोर्ट कर रहा है, उसी काम को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। जस्ट बेटर एग्जांपल, जैसे आप लोग बैडमिंटन खेलते हो, बैडमिंटन में टू पेयर वाला खेलते हो, ये बात क्लियर। मान लो एक आगे एक पीछे दो खेलते रहते हैं। अब इस केस में मान लो दोनों मिलके आपको जितना अल्टीमेटली, मान लो एक बहुत अच्छा खेल रहा है डोमिनेंट, और एक थोड़ा सा कम खेल रहा है, एक थोड़ा सा क्या कम खेल रहा है। अगर उधर से आ रहा है तो डोमिनेंट इतना एफिशिएंट खेल रहा है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उधर ही दूसरे अपोनेंट टीम पे ही मार रहा है। अगर गलती से जो कम खेल रहा है, अगर वो भी उसके तरह खेलने लग जाए, तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, तो भी तो फायदा ही होगा ना, अल्टीमेटली फायदा ही होगा, क्योंकि तो ऑलरेडी जीत रहा था और जीतेगा। अगर वो इनकेस नहीं भी खेल रहा है, लेकिन वो इतना सक्षम है कि सारा वो अकेले कर ले रहा है, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात समझ में आ रहा है। वही सिनारी अब दूसरा और तीसरा को देखते हैं। अब इस केस में गलत हो जाएगा। इन सेकेंड, या तो एंजाइम प्रोड्यूस किया, जब वो एंजाइम प्रोड्यूस किया फंक्शन ही नहीं किया, तो कोई मतलब है क्या उसका, नहीं। दूसरा है एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस किया, तो यानी द फिनोटाइप विल डिपेंडेंट ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड। अगर रिसेसिव अलील जैसे मैंने बताया, वो बैडमिंटन खेलने वाला खेल ही नहीं रहा है, चुपचाप खड़ा है, जब वो चुपचाप खड़ा है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, जो अच्छा खेल रहा है। तो यानी कि इन सेकेंड और थर्ड केस में जब एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या फिर एंजाइम प्रोड्यूस है और वो एफिशिएंट नहीं है, उस केस में क्या होगा, सारा कार्यभार किसके ऊपर आ गया, डोमिनेंट वाले के पास। तो वही लिखा है, इन सेकेंड एंड थर्ड केस द फिनोटाइप विल डिपेंडेंट ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड अलील, दस मॉडिफाइड अलील बिकम्स रिसेसिव, दस मॉडिफाइड अलील बिकम रिसेसिव, और इस तरीके से मॉडिफाइड अलील क्या हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है। ये बात समझ में आया, क्लियर हो गया। यही होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें इतना सारा लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी आपको सिर्फ 2 लाइन को समझना है। जेनेटिक्स या कोई भी पूरे बायोलॉजी में लोगों का एक है कि रटना है, या फिर ऐसा रहता है कि हमें एकदम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं, आपको जेनेटिक्स जैसा चैप्टर आपको समझने का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जेनेटिक हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसको रटने से बेटर, हर एक लाइन एनसीईआरटी को रटने से बेटर क्या होता है, आपको चीजों को समझना। तो लॉ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में आपको मुश्किल से 3 लाइन याद रखना है, कि इसमें हमारे पास अलील लेते हैं, एक डोमिनेंट होता है, एक क्या होता है, रिसेसिव होता है। क्लियर है, एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। दूसरा पॉइंट, अब इसमें से डोमिनेंट क्या होता है, अनमोडिफाइड होता है। अनमोडिफाइड बोलो डोमिनेंट को, वाइल्ड बोलो, ओरिजिनल बोलो, बात एक ही है। ये अपना इसका फंक्शन होता है वो नॉर्मल तरीके से करता है। अब वो यहाँ पे एग्जांपल के लिए एंजाइम लिया है, बट वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, बट वो क्या हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। ये बात क्लियर। दूसरा, अब जो इसके अंदर जो रिसेसिव अलील था, उसके 3 सिनारियो थे। कितने सिनारियो थे, 3। या तो वो नॉर्मल काम करेगा, नॉर्मल तरीके से, या थोड़ा सा लेस एफिशिएंट काम करेगा। ये बात क्लियर। दूसरा काम करेगा, एंजाइम प्रोड्यूस होगा, बट उस एंजाइम इनएक्टिव होगा, काम नहीं करना है। तीसरा, एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। यानी जो पहला वाला केस था जिसमें नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है या फिर लेस इफिशिएंट काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं किसको सपोर्ट करेगा, ओरिजिनल टाइप को, अनमोडिफाइड को ही। ये बात क्लियर। दूसरा और तीसरा केस में जिसके अंदर लेस एंजाइम प्रोड्यूस है, इनएक्टिव है, या फिर एंजाइम प्रोड्यूस किया और वो क्या हमारे पास एंजाइम प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है, इन दोनों केस में वो किसके तरह काम करने लगेगा, रिसेसिव एलील की तरह। वो अपना एक्सप्रेशन दे ही नहीं सकता, वो अपना एक्सप्रेशन दे ही नहीं सकता। फर्स्ट केस में वो डोमिनेंट को सपोर्ट कर सकता है, और इन दोनों केस में वो एक्सप्रेशन देगा ही नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द रिसेसिव, दैट इज द रिसेसिव। यही कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और यहाँ तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े, दैट इज द मेंडेलियन जेनेटिक्स, दैट इज द मेंडेलियन जेनेटिक्स। यानी कि हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स में मोनोहाइब्रिड पढ़े, डाईहाइब्रिड पढ़े, टेस्ट क्रॉस पढ़े, बैक क्रॉस पढ़े। ये बात क्लियर है। यानी टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये तो जस्ट एक पहचानने का तरीका है, जस्ट मैंने आपको कल बताया था। बट इंपॉर्टेंट क्या था, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। अभी इसके बाद हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सब के सब कैसा है, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता है। किसके रूल को फॉलो नहीं करेगा, मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता है। द फर्स्ट वन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला क्या हमारे पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहला क्या हमारे पास, इनकम्प्लीट
डोमिनेंस। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग इस चीजों को समझते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। चलो पहला क्या, अब क्या है हमारे पास, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें देखो क्या क्या याद रखना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्टली एग्जांपल पूछ लेता है, कहाँ पे पाया जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में या फिर डायरेक्ट आपको ऑप्शन में दे देगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ पे पाया जाता है भैया, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है। ये बात क्लियर है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पहले बहुत ही लिटरल वर्ड में समझेंगे, फिर मैं यहाँ पे करके भी दिखा दूंगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप समझो, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है इसका मतलब है कि डोमिनेंट एलील था और क्या था हमारे पास, रिसेसिव एलील। मेंडल के अकॉर्डिंग हम लोग जाए तो मेंडल मानते थे कि हमारे पास डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है, पार्शियल। इनकम्प्लीट में क्या हो रहा है हमारे पास, पार्शियल। ध्यान रखना, को डोमिनेंस नहीं, वो अलग है। इसमें क्या होता है कि कुछ डोमिनेंट वाला भी कर रहा है और कुछ कौन कर रहा है, रिसेसिव वाला भी कर रहा है, कुछ कौन कर रहा है, रिसेसिव वाला भी कर रहा है। अगर मेंडल के अकॉर्डिंग चले, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक रेड कलर है और एक क्या है, व्हाइट कलर है। मेंडल की माने तो अगर तुम रेड और व्हाइट को मिक्स करोगे तो हमेशा रेड ही एक्सप्रेस करेगा, हमेशा कौन एक्सप्रेस करेगा, रेड। लेकिन अगर मेंडल की ना माने तो रेड और व्हाइट को मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, पिंक। क्या बन जाएगा हमारे पास, पिंक। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जस्ट फॉर एनालॉगस एग्जांपल यूज किया, उसको हार्ड एंड फास्ट मत मानना। ये बात क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज एन इनहेरिटेंस व्हिच हेटेरोजाइगस ऑफ स्प्रिंग सो इंटरमीडिएट कैरेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हेटेरोजाइगस सो क्या करेगा, इनकम्प्लीट। यानी कि सिर्फ एक ही कंडीशन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, जब वो कैसा हो, हेटेरोजाइगस में। यही दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख के आ जाएगा और हेटेरोजाइगस की जगह होमोजाइगस लिख देगा, गलत। पूरा डेफिनेशन ही गलत हो गया। और वही बच्चे गलती कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हर एक एनसीईआरटी का लाइन याद रखना। नहीं, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स दैट आर चेंज बाय द एग्जामिनर। तो आपको याद रखना है कि ये एक्सप्रेस किस में करेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ हेटेरोजाइगस में। किस में करेगा, हेटेरोजाइगस में करेगा। किस में करेगा, हेटेरोजाइगस में। ये बात क्लियर। यानी होमोजाइगस कंडीशन में अभी भी वो रिमेन क्या रहेगा, डोमिनेंट, और इधर क्या रहेगा, रिसेसिव। इधर क्या रहेगा, रिसेसिव। ये बात क्लियर। दूसरा पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल का आपको याद रखना, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन एक फ्लावर का नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर या एंटीराइनम। ये एक ही है, सब एक ही है। डॉग फ्लावर एक कॉमन नेम है। डॉग फ्लावर क्या हमारे पास एक कॉमन नेम है, और उसी स्नैपड्रैगन का कॉमन नेम क्या है, डॉग फ्लावर, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एंटीराइनम। क्या होता है हमारे पास, एंटीराइनम, याद रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा, जिसको बोलते हैं 4 o'clock, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 o'clock। आप लोग इसको घर पे आराम से जाके देख सकते हो कि कैसा दिखाई देता है, काफी इंटरेस्टिंग। एक होता है पिंकिश, पिंक में कभी येलो आ जाता है, कभी व्हाइट आ जाता है, और एक में तो मल्टीपल कलर्स का होता है। ये बोथ आर द क्या होता है हमारे पास, दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। इसके अंदर एक और चीज देखने को मिलता है, ब्लेंडिंग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, blending of colors in a phenotype where neither allele completely mask the other in a characteristic of incomplete dominance. It is the characteristic of incomplete dominance. अगर आपसे पूछता है कि incomplete dominance का characteristic क्या है, कि दोनों एक दूसरे को completely mask नहीं कर पाता है, ना recessive वाला mask कर पाता है, ना dominant वाला mask कर पाता है। इसी वजह से heterozygous condition में ये कैसा होता है, एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर को दिखाता है। किसको दिखाता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर को दिखाता है। और इसमें क्या होता है, ब्लेंडिंग हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है हमारे पास, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो जाता है। तो 3 तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस को आपको जस्टिफिकेशन देना है, 3 तरीका, और तीनों एक ही चीज को बता रहा। पहला मैंने बताया ब्लेंडिंग, पहला क्या हो गया, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, तो भी आप समझोगे क्या है, क्या है भाई, इनकम्प्लीट। दूसरा पॉइंट, यानी कि ना तो डोमिनेंट ना तो रिसेसिव, दोनों एक दूसरे को मास्क नहीं कर पा रहा, तो ये क्या होता है, तो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम्प्लीट। तीसरा जो एनसीईआरटी में मेंशन है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही क्या करता है, इंटरमीडिएट कलर या इंटरमीडिएट कैरेक्टर को प्रिवेल करता है। ये बात क्लियर है। ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। तो वहीं पे देखो ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग क्या हुआ, दिस ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाइदर एलील कंप्लीटली डोमिनेट्स द अदर। दोनों में से कोई भी एलील एक दूसरे को डोमिनेंट रिसेसिव नहीं कर पाता है, एंड द रिजल्ट
एंड द रिजल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। तीन वर्ड आपने देख लिया, ब्लेंडिंग हो गया, और क्या होता है, दोनों एक दूसरे को मास्क नहीं कर पाते हैं, और तीसरा हो गया हमारे पास किस कंडीशन में, ओनली हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये काम करता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पाओगे, तो यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे ध्यान से समझना। जस्ट फॉर एग्जांपल क्या है, मान लीजिए हमारे पास डोमिनेंट मैंने ले लिया आर आर, दैट इज द रेड, और स्मॉल आर दैट इज द व्हाइट, दैट इज द क्या हो गया हमारे पास, व्हाइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या हो गया हमारे पास, व्हाइट हो गया। चलो नेक्स्ट गैमेट बनेगा आर, यहाँ से गैमेट बनेगा स्मॉल आर, क्योंकि मैंने बताया था होमोजाइगस में एक ही टाइप का गैमेट बनता है। ये दोनों क्रॉस कराए, F1 जनरेशन क्या आ गया, F1 जनरेशन क्या आ गया, पिंक। अब यहीं पे ट्विस्ट है, मेंडल का जब मैं पढ़ा रहा था मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, तो मैंने बताया था कि जो F1 जनरेशन होता है, जीनोटाइप किसी भी पेरेंट के साथ मैच नहीं करता है, जीनोटाइप किसी भी पेरेंट के साथ मैच नहीं करता था, और फिनोटाइप किसी एक पेरेंट के साथ मैच करता था, किसी एक पेरेंट के साथ क्या करता था, मैच। लेकिन अब इस केस में ना तो जीनोटाइप मैच कर रहा है, ना तो फिनोटाइप। जीनोटाइप कैसे मैच करेगा भाई, जीनोटाइप मैच कर रहा है क्या, नहीं, ये दोनों पेरेंट क्या है, होमोजाइगस, पेरेंट क्या है, होमोजाइगस, ये क्या है, जीनोटाइप भी गायब, ये रेड है, ये व्हाइट है, ये पिंक है। जब पिंक हो गया, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये लाइन लिख के आ सकता है कि बताओ भाई कौन सा ऐसा हमारे पास लॉ है जिसमें हमारे पास F1 जनरेशन ना तो जीनोटाइप मैच कर रहा है, ना तो फिनोटाइप मैच कर रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, दैट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 जनरेशन में। ये बात क्लियर। चलो अब हम लोग इसका F2 करा देंगे। F2 कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल्फिंग करा देंगे। क्या करेंगे, सेल्फिंग, आर 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 कर दिया, सेल्फिंग कराए तो क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो आप यहाँ पे देखो रेशियो क्या आ रहा है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो आर द सेम, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो आर द सेम। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एंड नेक्स्ट लाइन ये भी लिख सकते हो, इसको लाइन में लिखा जाए तो लिखा जा सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन either genotype either phenotype can't match to their parents, and in F2 generation phenotype and genotype are same, दोनों क्या होता है, सेम होता है। ये बात क्लियर है। और कल के क्लास में मैंने बताया था टेस्ट क्रॉस, क्या बताया था, टेस्ट क्रॉस। पता है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, और वहीं पे बच्चे ऐसा लगता है कितना कुछ लिखे, नहीं। कल की क्लास में मैंने बताया था बैक क्रॉस, और उस बैक क्रॉस के अंदर डिटेल में मैंने बताया था टेस्ट क्रॉस। और इंटरेस्टिंग बात समझो, टेस्ट क्रॉस के अंदर भी जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या था, सेम था, 1:1 था। जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या था, सेम। देखो जो लोग नहीं आए थे उनको दिखा देता हूँ, इधर देखो टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आया था, 1:1। तो लाइन लिख के आ जाता है, बताओ भैया ऐसा कौन कौन सा क्रॉस है जिसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होता है। अभी तक हम लोग दो पढ़े, अभी आगे और आएगा, आगे अभी और आएगा। पहला क्या पढ़े हम लोग, टेस्ट क्रॉस, दूसरा क्या पढ़े, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। टेस्ट क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या हमारे पास सेम है। बालिके हंस रही है, क्या हुआ बताओ, चलो कोई नहीं। देखो सेम चीज है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा है एनसीईआरटी से, दिस बॉक्स थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं, कल भी मैंने बताया था। देखो यहाँ पे देख लो कंप्लीट डोमिनेंस है, और ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसे नहीं एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बस इस तरीके से मेंशन नहीं है। अब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, किसको कंपेयर कर रहा हूँ, जो मेंडल वाले थे भाई साहब, कंप्लीट डोमिनेंस कंपेयर किससे कर दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोंट वरी, बस आज यहीं पे पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो F2 प्रोजनी, यहाँ पे भी F2 प्रोजनी की सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, F2 प्रोजनी को। जीनोटाइप क्लास कितना है यहाँ पे, 3, जीनोटाइपिक क्लास कितना होता है, 3, यहाँ पे भी कितना होता है, 3। कैसे, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव, और दो वाले कैसे होते हैं हमारे पास, हेट्रोजाइगस वाले, दो कैसे होते हैं, हेट्रोजाइगस। तो टोटल कितने क्लास हो गए, 3, 1:2:1, 1:2:1, तो कितना हो गया, 1 2 3, 3 क्लास। फिनोटिपिक की यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, कंप्लीट डोमिनेंस में 2 ही होता है भाई, रेड एंड व्हाइट, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, 3 होता है, रेड व्हाइट एंड पिंक। तो यहाँ पे देख लो जीनोटिपिक क्लास आर द सेम बट फिनोटिपिक क्लास आर द वेरी। कंप्लीट डोमिनेंस में कितना होता है, 2, इनकम्प्लीट में कितना हो जाता है,
3। नेक्स्ट जीनोटिपिक रेशियो हमें पहले से पता है 1:2:1, इसका भी क्या होता है 1:2:1। इसी वजह से इसी को काउंट किया है 1 2 3, तो 3 हो गया। नेक्स्ट फिनोटिपिक रेशियो, यहाँ पे क्या आता था 3:1, बट यहाँ पे क्या है 1:2:1। और अभी भी टोटल कॉम्बिनेशन अभी भी क्या होगा 4, चाहे तुम इसको जोड़ो 2 1 3 1 4 या 3 1 4 जोड़ो, चाहे 2 1 3 1 4, तो भी अभी भी क्या है 4। अंतर क्या है सिर्फ दिस वन, अंतर क्या है हमारे पास सिर्फ फिनोटाइप का। किसका अंतर है फिनोटाइप का। ये बात क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद और भी चीजें हमें पढ़ना है, जैसे कोडोमिनेंस है, कोई बात नहीं हम लोग उसको कल पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ये बात क्लियर है, ठीक है। नींद लेके आना तुम, देखो सुबह सुबह 6 बजे क्लास लेने में यही दिक्कत है। ये बात क्लियर, आधे नींद में है, समझ में आ गया पक्का, श्योर ने, कम पढ़े, समझ में आया ना पक्का।